नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दक्कन मीडिया की इस खुसूसी पेशकश में आप तमाम का खैर मकदम है। महाराष्ट्र इलेक्शन में बदउनवानियों की बाज़गश्त, इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं ने उठाया मसला। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में सामने आने वाले बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात ने जमहूरी अमल की शफाफियत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के अहम रहनुमाओं जैसे कि राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय रावत ने नई दिल्ली में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। अगर अपोजिशन रहनुमाओं के इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जमहूरियत की साख के लिए खतरा बन सकते हैं। काबिल गौर है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात और 2024 के असेंबली इंतखाबात के दरमियान 23 लाख नए वोटर्स का इजाफा हुआ, जो एक उमूमी रुझान के मुताबिक समझा जा सकता है। ताहम लोकसभा इंतखाबात और 2024 के असेंबली इंतखाबात के दरमियान महज 5 माह में 39 लाख वोटर्स का इजाफा गैर मामूली है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इतने कलील वक्त में इतने ज़्यादा वोटर्स कैसे शामिल हो गए। ये इजाफा इस कदर हैरानकुन है कि ये तादाद हिमाचल प्रदेश के कुल वोटर्स के बराबर है, वोटर्स की तादाद आबादी से ज़्यादा। एक और संगीन इल्ज़ाम यह है कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद रियासत की बालिग आबादी से ज़्यादा हो चुकी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र में बालिग आबादी 5.29 करोड़ है, जबकि वोटर लिस्ट में 9.70 करोड़ वोटर्स दर्ज हैं। मजीद बरां हैरानकुन तौर पर कुछ हलकों में वोटिंग टर्नआउट 102% तक पहुँच चुका है, जो मंतिकी तौर पर नामुमकिन है। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये इस बात का इशारा देते हैं कि इंतखाबी अमल में धांधली की जा रही है। वोटर लिस्ट में तब्दीलियां और अक़लियतों का इखराज। राहुल गांधी ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि अक़लियतों और दलितों और कबायली वोटर्स के नाम या तो फहरिस्त से निकाल दिए गए या उनके वोटिंग मराकज़ को खामोशी से तब्दील कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये मुनज़्ज़म इंतखाबी इंजीनियरिंग की एक वाज़ेह मिसाल हो सकती है, जिसका मकसद मखसूस सियासी मफादात को फ़ायदा पहुँचाना है। इस सूरत हाल में इंतखाबात की शफाफियत मशकूक हो जाती है और जमहूरी अक़दार पर बराह रास्त ज़रब लगती है। ईवीएम पर सवालात और बैलेट पेपर की वापसी का मुतालबा। सुप्रिया सुले ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर खदशात का इजहार करते हुए बैलेट पेपर्स पर वापस जाने का मुतालबा किया। यह मुतालबा हालिया बरसों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बारहा उठाया जाता रहा है। दुनिया के कई ममालिक में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के इस्तेमाल की तरफ वापसी देखी गई है, क्योंकि ईवीएम्स पर हैकिंग और छेड़छाड़ के खदशात मौजूद रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के इल्ज़ामात के जवाब में कहा कि वो इन खदशात पर तहरीरी तौर पर जवाब देगा। ताहम सवाल ये है कि क्या कमीशन वाकई इन मामलात पर गैर जानिबदारी से तहकीकात करेगा। इलेक्शन कमीशन के किरदार और उसकी गैर जानिबदारी पर सवालात उस वक्त मज़ीद संगीन हो जाते हैं जब देखा जाए कि लोकसभा इंतखाबात से कबल एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाकर 2 नए कमिश्नर्स को तैनात कर दिया गया। क्या यह इक़दाम जानिबदाराना इंतखाबी अमल का इशारा है? अगर इंतखाबात में बेज़ाब्तिगियों के ये इल्ज़ामात सच साबित होते हैं तो ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए एक बड़ा ख़तरा होगा। इंतखाबात में शफाफियत और गैर जानिबदारी जमहूरी अमल के बुनियादी उसूल हैं। अगर वोटर लिस्ट में गैर कानूनी तरमीम, वोटों में धांधली और इंतखाबी इदारों की जानिबदारी जैसे मसाइल मौजूद हैं तो ये न सिर्फ अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाएगा बल्कि जमहूरी निज़ाम की साख को भी शदीद नुकसान पहुँचाएगा। अब इस मसले का हल और आइंदा का लाइहा अमल क्या होना चाहिए? पहली बात, वोटिंग लिस्ट की मुकम्मल जांच पड़ताल लाजमी है। एक गैर जानिबदार कमेटी के तहत वोटर लिस्ट की छानबीन की जानी चाहिए ताकि जाली वोटर्स को ख़त्म किया जा सके। दूसरा काम यह है कि अगरचे ईवीएम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना मुमकिन नहीं, लेकिन बैलेट पेपर को मुतबादिल के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा सकता है। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन के तकर्रुरी के अमल को मज़ीद शफाफ बनाना चाहिए ताकि वो हुकूमत के दबाव से आज़ाद होकर काम कर सके। नंबर 4 ये है कि वोटिंग सिस्टम पर अवामी निगरानी होनी चाहिए। अवाम ख़ासतौर पर नौजवानों को चाहिए कि वो इंतखाबी अमल में अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और शफाफियत के लिए आवाज़ उठाएं। गर्ज़ ये है कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में बेज़ाब्तिगियों के इल्ज़ामात जमहूरी अमल के लिए एक संगीन चैलेंज है। अगर इन मसाइल को संजीदगी से ना लिया गया तो ये अवाम के एतमाद को मुतज़लज़िल कर सकते हैं और मुस्तक़बिल में इंतखाबी अमल की साख को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं।
اب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن اور دیگر جمہوری اداروں پر ہے کہ وہ انتخابی عمل کو شفاف، غیر جانبدار اور منصفانہ بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے ہندوؤں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ روایتی لباس پہنیں اور روایتی کھانا کھائیں۔ انہوں نے انگریزی زبان بولنے سے گریز کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ ریاست کیرلا میں ہندو اتحاد کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ خاندانوں کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ان کا موجودہ طرز زندگی ان کی روایت اور ثقافت کے مطابق ہے۔ موہن بھاگوت کی یہ اپیل کہ ہندو صرف روایتی لباس پہنیں، انگریزی سے گریز کریں اور مقامی سطح پر محدود رہیں، ایک نظریاتی سوچ کو ظاہر کرتی ہے، لیکن عملی دنیا میں اس کا اطلاق پیچیدہ ہوگا۔ انگریزی زبان آج کے گلوبلائزڈ دور میں ترقی، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، حتیٰ کہ ہندوستانی حکومت کی متعدد پالیسیاں اور خود RSS سے منسلک ادارے بھی انگریزی کا استعمال کرتے ہیں۔ بھاگوت نے ایک بار پھر ذات پات کے نظام کو ہندو مت کی بنیادی تعلیمات سے الگ قرار دیا، لیکن تاریخی طور پر ہندو معاشرتی ڈھانچہ ورنوں یعنی ذاتوں پر مبنی رہا ہے اور سماجی تفریق آج بھی موجود ہے۔ ان کا یہ موقف RSS کے اس موقف کو مستحکم کرنے کی کوشش معلوم ہوتا ہے کہ ہندو دھرم میں مساوات ہے، تاکہ دلت اور پسماندہ طبقات کو سنگ کے نظریے سے قریب کیا جا سکے۔ بھاگوت نے زور دیا کہ ہندوؤں کو متحد ہونا چاہیے اور اپنی روایات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ RSS کا یہ بیانیہ ماضی میں بھی ہندو سماج میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس بیان میں جو مخصوص نکات شامل کیے گئے ہیں، جیسے کہ لباس اور زبان پر زور، وہ ایک خاص قسم کی ثقافتی شناخت مسلط کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف بھاگوت کا یہ دعویٰ کہ سناتن دھرم بقائے باہمی ہم آہنگی کی وکالت کرتا ہے، جبکہ RSS سے منسلک گروہ اکثر دوسرے مذاہب بالخصوص اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے رہے ہیں۔ اگر ہندو محض مقامی سطح پر محدود رہیں تو ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں معیشت اور عالمی تجارت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہندو آبادی کا ایک بڑا حصہ ملازمتوں، کاروبار، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے لیے عالمی سطح پر انحصار کرتا ہے۔ ایسے میں یہ بیان زمینی حقائق سے ہم آہنگ نہیں لگتا۔ موہن بھاگوت کے بیانات کا مقصد ہندو ثقافتی شناخت کو مزید مضبوط کرنا ہے، لیکن یہ عملی چیلنج سے بھرا ہوا ہے۔ اگرچہ ذات پات کی تفریق ختم کرنے اور اتحاد کی بات ایک مثبت پہلو ہو سکتی ہے، لیکن انگریزی زبان اور مغربی اثرات کو مکمل طور پر مسترد کرنا ہندوستانی ترقی اور تنوع کے خلاف جا سکتا ہے۔ یہ بیانات سنگھ پریوار کی مستقبل کی حکمت عملی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جہاں روایتی اقدار پر زور دیا جائے گا، لیکن ان کا عملی نفاذ ایک پیچیدہ مسئلہ رہے گا۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔